हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे क्लास 10th साइंस चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। उसका ये पार्ट 2 है। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होती है। अ केमिकल इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेशन of a chemical reaction with the help of symbols and formula of different substances involved in the reaction। किसी केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस इन्वॉल्व हैं उन सब्सटेंस के सिंबल्स और फार्मूला की हेल्प से जब किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है तो इसको कहेंगे केमिकल इक्वेशन। तो कुल मिला के केमिकल रिएक्शन को जो सब्सटेंस इसमें इन्वॉल्व है उसके सिंबल और फार्मूला की हेल्प से रिप्रेजेंट करना क्या कहलाएगा, केमिकल इक्वेशन। जैसे एग्जाम्पल में हमारे सामने एक केमिकल इक्वेशन है। अगर इसको वर्ड में देखें तो वर्ड में कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड फार्म कार्बन डाइऑक्साइड, ये वर्ड इक्वेशन थी। अब इसको केमिकल इक्वेशन में जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, कार्बन के प्लेस पे कार्बन का सिंबल, ऑक्सीजन के प्लेस पे उसका फार्मूला और कार्बन डाइऑक्साइड के प्लेस पे उसका फार्मूला। इस तरीके से ये केमिकल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन है। इसमें जो भी सब्सटेंस इन्वॉल्व हैं उनके फार्मूला और सिंबल की हेल्प से इसको रिप्रेजेंट किया गया केमिकल रिएक्शन को। तो ये जो होगी ये रिप्रेजेंटेशन को क्या कहेंगे, केमिकल इक्वेशन। यहाँ पर ये जो कार्बन के सामने एस लिखा हुआ है, ऑक्सीजन के सामने जी लिखा हुआ है, तो ये दिखाता है इसकी स्टेट को। जैसे कार्बन सॉलिड स्टेट में है, ऑक्सीजन गैस स्टेट में है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस स्टेट में है। अगर कोई सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में होगा तो यहाँ पर एल आएगा, उसके सामने ब्रैकेट में एल आएगा स्मॉल लेटर में। अगर वो एक्वस में होगा, एक्वस मतलब ऐसा सॉल्यूशन जो वाटर में बनाया गया है तो उसको कहेंगे एक्वस। तो अगर एक्वस सॉल्यूशन इन्वॉल्व होता है किसी केमिकल रिएक्शन में तो उसके सामने ब्रैकेट में ए क्यू लिखा जाएगा। तो यहाँ पर 4 तरीके से स्टेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। सॉलिड के लिए स्मॉल लेटर में एस ब्रैकेट में, और गैस के लिए स्मॉल लेटर में जी ब्रैकेट में, और अगर लिक्विड स्टेट में कोई सब्सटेंस इन्वॉल्व हो रहा है केमिकल रिएक्शन में तो उसके लिए एल, और अगर किसी सब्सटेंस का वाटर में सॉल्यूशन है तो उसके लिए ब्रैकेट में ए क्यू लिखा जाता है। अब हम देखें कि इक्वेशन जो है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अनबैलेंस्ड इक्वेशन को स्केलेटल इक्वेशन भी कहते हैं। अब अनबैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है, एन इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इज नॉट इक्वल ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन के दोनों तरफ, दोनों साइड में जो नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट के जो एटम हैं उनका नंबर सेम नहीं होता है। जैसे अगर हम इस एग्जाम्पल में देखें तो मैग्नीशियम का 1 एटम है और ऑक्सीजन के 2 एटम हैं। ये रिएक्टेंट के एटम की बात कर रहे हैं हम, मैग्नीशियम का 1 एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम। अब जो बन रहा है प्रोडक्ट उसमें मैग्नीशियम का 1 एटम है और ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो दोनों तरफ ऑक्सीजन के एटम इक्वल नहीं है। तो दोनों साइड अगर नंबर ऑफ एटम किसी एलिमेंट के इक्वल नहीं होते हैं तो ऐसी इक्वेशन को कहेंगे अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अब जो दूसरा है, इस अनबैलेंस्ड इक्वेशन को क्या करेंगे, हम बैलेंस करेंगे। तो जब ये बैलेंस हो जाएगी तब उसको कहेंगे बैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस्ड इक्वेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, एन इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एटम्स इज इक्वल ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन के दोनों तरफ, दोनों साइड नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट इक्वल होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम देखें, मैग्नीशियम के 2 एटम हैं यहाँ पर
ऑक्सीजन के भी 2 एटम है। ये रिएक्टेंट की बात करें, रिएक्टेंट में मैग्नीशियम के 2 एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम, प्रोडक्ट में मैग्नीशियम के 2 एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम। तो दोनों साइड जो है एटम इक्वल है। मैग्नीशियम के 2 एटम इस साइड है, 2 एटम इस साइड है, ऑक्सीजन के 2 एटम इस साइड है और ऑक्सीजन के 2 एटम इस साइड है। अगर किसी इक्वेशन के दोनों साइड एलिमेंट के एटम का नंबर सेम हो तो उस इक्वेशन को कहेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और किसी भी इक्वेशन में अगर वो बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस है, तो उसको बैलेंस करना पड़ेगा। अब हम देखेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। तो टेम्परेचर के बेस पे रिएक्शन को 2 टाइप में क्लासिफाई किया गया है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो सबसे पहले हम देखें एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी रिलीज होती है। जब रिएक्शन होगी तो प्रोडक्ट बनेगा और प्रोडक्ट के साथ ही अगर हीट भी रिलीज होती है, हीट भी इवॉल्व होती है, हीट भी निकलती है, तो ऐसी रिएक्शन को कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये एक एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन हो रही है। व्हेन कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन देन फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो इस रिएक्शन में हीट इवॉल्व हो रही है, हीट रिलीज हो रही है, जिसको हमने एरो के हेड की साइड में प्लस लिख के हीट लिखा है। ये दिखाता है कि इस रिएक्शन में हीट इवॉल्व हुई है, हीट रिलीज हुई है। तो जब भी किसी केमिकल रिएक्शन में हीट रिलीज होती है या हीट इवॉल्व होती है, तब उस रिएक्शन को कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब हम देखें एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का जस्ट अपोजिट। कैसे? एंडोथर्मिक रिएक्शन में अ रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। जब हीट का एब्जॉर्शन होता है और हीट एब्जॉर्ब होने के बाद वो रिएक्शन आगे बढ़ती है, तब ऐसी रिएक्शन को कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसको अगर सरल शब्दों में कहें तो यदि किसी रिएक्शन में हमको हीट देना पड़ रही है, वो हीट हम इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में भी दे सकते हैं, थर्मल फॉर्म में भी दे सकते हैं, या अदर तरीके से, किसी भी तरीके से जब किसी रिएक्शन में हीट दी जाती है, एनर्जी दी जाती है, तब वो रिएक्शन कहलाती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे एग्जाम्पल से हम अच्छे से समझ सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट दी जाती है, यहाँ पर हम उसको गर्म कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। ये रिएक्शन तभी होगी जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे। तो क्या हो रहा है? हीट का क्या हो रहा है? एब्जॉर्शन हो रहा है। जब भी किसी रिएक्शन में हीट का एब्जॉर्शन होता है और उसके बाद वो रिएक्शन आगे बढ़ती है, तब वो रिएक्शन कहलाएगी एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब हम देखें रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज से आप क्या समझते हो? इसमें क्या होगा, मेटल को टॉप टू बॉटम अरेंज किया जाता है वर्टिकल कॉलम में। मेटल्स को टॉप टू बॉटम वर्टिकल कॉलम में अरेंज किया जाता है और उसके लिए किस बेस पे उसको अरेंज किया जाता है? रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर कोई मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है तो उसको वर्टिकल कॉलम में टॉप पे रखा जाएगा, और अगर कोई कम रिएक्टिव मेटल है तो उसको वर्टिकल कॉलम में बॉटम में रखा जाएगा। तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको? द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन अ वर्टिकल कॉलम इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज नोन एज रिएक्टिविटी सीरीज। ऐसा अरेंजमेंट जिसमें मेटल को वर्टिकल कॉलम में उनकी रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में टॉप टू बॉटम अरेंज किया जाता है, तो ये जो अरेंजमेंट है इसको कहेंगे रिएक्टिविटी सीरीज। अब हम देखें
कि रिएक्टिविटी सीरीज की टेबल देख लें कि कौन सी मेटल सबसे ज़्यादा एक्टिव है, कौन सी मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पे है, कौन सी मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में बॉटम पे है। तो इसको देखने के लिए हमको टेबल सबसे पहले देखें हम। ये हमारे सामने रिएक्टिविटी सीरीज की टेबल है। एक तरफ एलिमेंट के नेम लिखे हुए हैं और दूसरी तरफ दूसरे कॉलम में उसके सिंबल है, और इसको इस तरीके से अरेंज किया गया है कि जो सबसे एक्टिव एलिमेंट है, सबसे एक्टिव मेटल है, सबसे रिएक्टिव मेटल है, उसको इस वर्टिकल कॉलम में टॉप पे रखा गया है। जैसे कैल्शियम, पोटेशियम जो है इस रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे टॉप पे है, और गोल्ड इस रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे बॉटम पे है। तो यहाँ पर मेटल को उनकी रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग आर्डर में अरेंज किया गया है। सबसे अधिक जो रिएक्टिव मेटल है पोटेशियम, वो इसमें सबसे टॉप पे है, फिर बेरियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, और फिर कॉपर, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड। तो जो सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड है, ये तीनों लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। और ऊपर देखें हम पोटेशियम, बेरियम, सोडियम, ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल ऊपर हैं, टॉप पे हैं, लीस्ट रिएक्टिव मेटल बॉटम में है। तो इस तरीके से जब मेटल्स को उसकी रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग आर्डर में वर्टिकल कॉलम में टॉप टू बॉटम अरेंज किया जाता है, तो इस सीरीज को कहेंगे रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। देखेंगे इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। हमारी डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन रिएक्शन के क्या इफेक्ट होते हैं? तो दो इफेक्ट जो मेनली हमारी एवरीडे लाइफ में होते हैं, पहला होता है कोरोशन ऑफ मेटल्स और दूसरा होता है रेंसिडिटी ऑफ फूड। तो सबसे पहले हम देखें कोरोशन ऑफ मेटल। कोरोशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, मॉइस्चर और केमिकल इज कॉल्ड कोरोशन ऑफ मेटल। मेटल जब एयर, मॉइस्चर या केमिकल के कांटेक्ट में आती है, किसके किसके? एयर, मॉइस्चर और केमिकल के कांटेक्ट में आती है, तो क्या होगा? उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये जो ऑक्साइड है ये मेटल के बॉडी से, मेटल के सरफेस से अलग हो जाएगा। इसको कहेंगे कोरोशन ऑफ मेटल। रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोरोशन। कोरोशन जैसे आयरन है, आयरन भी एक मेटल है, आयरन का जब ऑक्सीडेशन हो जाता है तो उसको कहते हैं रस्टिंग। तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है? ये भी कोरोशन का एग्जाम्पल। कोरोशन मतलब लेयर बाय लेयर मेटल का डिस्ट्रॉय होना, वो कहलाता है कोरोशन, या ऑक्साइड में कन्वर्ट होना। तो अगर रस्टिंग को एग्जाम्पल के रूप में देखें तो रस्टिंग का इक्वेशन क्या होगा? रस्टिंग का आयरन ऑब्जेक्ट है और ये आयरन ऑब्जेक्ट एयर और वाटर के कांटेक्ट में आता है, तो क्या होगा? आयरन ऑब्जेक्ट जो है आयरन, वो आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा? ये आयरन ऑक्साइड ये कहलाती है रस्ट, ये आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगी और ये ब्राउन कलर की होती है और फ्लेकी होती है नेचर में। फ्लेकी मतलब ये चिपकती नहीं है, ये अलग हो जाएगी आयरन ऑब्जेक्ट से, और इस तरीके से फिर जो नया नीचे वाला जो आयरन है वो फिर से एयर और मॉइस्चर के या वाटर के कांटेक्ट में आएगा और फिर से उसके ऊपर उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, Fe2O3 आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, ब्राउन लेयर डिपॉजिट होगी और ये फ्लेकी होगी और आयरन से अलग हो जाएगी। इस तरीके से बार बार आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट होके वो पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और इस तरीके से रस्टिंग ऑफ आयरन एक एग्जाम्पल के रूप में हम कोरोशन का देख सकते हैं। तो कोरोशन से क्या हुआ? कोरोशन से मेटल खराब हो रही है। अब अगर इस तरीके से मेटल खराब होती है तो बहुत सारे पार्ट्स जो मशीनरी में हैं वो आयरन के बने होते हैं। अगर हम देखें ज़्यादातर
पार्ट ऑटोमोबाइल के, या अगर देखें जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है आयरन, तो आयरन बहुत सारी जगह यूज़ होता है। और इस तरीके से अगर कोरोसन से या रस्टिंग से आयरन ख़राब होता रहा तो ये बहुत इकोनॉमिकली बहुत नुकसान वाली बात है। तो इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग से आयरन को कैसे प्रिवेंट कर सकते, कैसे बचा सकते हैं? तो पहला ये कर सकते हैं कि आयरन के ऊपर पेंटिंग करके आयरन के ऊपर पेंट लगा दें। पेंट लगाने से क्या होगा, आयरन ऑब्जेक्ट का कांटेक्ट एयर, मॉइस्चर और केमिकल से नहीं हो पाएगा और आयरन का कोरोसन नहीं हो पाएगा, उसके ऊपर रस्ट डिपॉजिट नहीं होगी। इसी तरीके से दूसरा ये कर सकते हैं गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आयरन ऑब्जेक्ट को जिंक लेयर से कवर कर दिया जाता है। व्हेन आयरन ऑब्जेक्ट कवर्ड बाय जिंक लेयर, दिस प्रोसेस नोन एज गैल्वेनाइजेशन। जब आयरन ऑब्जेक्ट को जिंक लेयर से कवर कर दिया जाता है तो इसको कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। जब जिंक लेयर से कवर कर दिया जाएगा तो आयरन ऑब्जेक्ट का कांटेक्ट एयर, मॉइस्चर और केमिकल से नहीं हो पाएगा और रस्टिंग रुक जाएगी। इसी तरीके से ग्रीसिंग करके आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रीस लगा के या मेटल के ऊपर ग्रीस लगा के, ऑयल लगा के भी रस्टिंग से प्रिवेंशन किया जा सकता है, रस्टिंग को रोका जा सकता है। डेली लाइफ में दूसरा जो एग्जाम्पल है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का इफेक्ट है वो है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी में क्या होता है, जो फूड के अंदर ऑयल और फैट होते हैं, फूड में जो फैट्स हैं या ऑयल्स हैं उसका क्या होगा, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी और ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन होने से क्या होगा, फूड के अंदर से अनप्लेजेंट स्मेल, बैड स्मेल आने लगेगी और उसका टेस्ट जो है वो भी खराब हो जाएगा। तो इसको कहेंगे रेंसिडिटी। जब फूड के ऑयल और फैट का ऑक्सीडेशन हो जाता है तो फूड से अनप्लेजेंट स्मेल या बैड स्मेल और खराब टेस्ट आता है, इसको कहते हैं रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी को रोका जा सकता है या फूड को खराब होने से कैसे है? पहला अगर देखें प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी, मतलब रेंसिडिटी को कैसे रोका जा सकता है, तो इसमें पहला देखें बाय द एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट को फूड के साथ ऐड कर दें। एंटीऑक्सीडेंट ऐसे सब्सटेंस हैं जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन को रोक देंगे। तो एंटीऑक्सीडेंट को अगर फूड के साथ ऐड कर दें तो फूड का जो रेंसिडिटी है या फूड जो है खराब होने से बच जाएगा, उसमें से बैड स्मेल और बैड टेस्ट नहीं आएगी। दूसरा ये कर सकते हैं वैक्यूम पैकिंग। जब भी फूड का पैकेट बनाया जाए तो उसमें से सारी एयर को निकाल दिया जाए, वैक्यूम को क्रिएट किया जाए और फिर उसकी पैकिंग की जाए, तो इस तरीके से रेंसिडिटी से प्रिवेंट किया जा सकता है। तीसरा ये कर सकते हैं कि एयर के प्लेस पे नाइट्रोजन को फिल किया जाए, एयर के प्लेस पे नाइट्रोजन को भरा जाए। जैसे हम बाजार से जो चिप्स का पैकेट या कुरकुरे का पैकेट लाते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। नाइट्रोजन गैस जो है वो इनर्ट होने की वजह से ये फूड स्टफ के साथ रिएक्शन नहीं करती और ऑक्सीजन का कांटेक्ट भी रोक देती है। इस तरीके से फूड स्टफ का ऑक्सीडेशन रुक जाएगा और फूड जो है वो खराब होने से बच जाएगा। तो ये भी एक तरीका है जिससे हम रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। चौथा ये कर सकते हैं कि फूड का टेम्परेचर डाउन करें, मतलब रेफ्रिजरेशन ऑफ द फूड स्टफ। फूड का टेम्परेचर कम करके फूड को रेफ्रिजरेटर में रख दें, उसका टेम्परेचर डाउन कर दें, उससे भी क्या होगा, फूड खराब होने से बच जाएगा। तो ये 4 तरीके हैं जिससे हम रेंसिडिटी से फूड को प्रिवेंट कर सकते हैं। पहला बाय द एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, फूड में एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर दे, जैसे हम पीकल में ऐड करते हैं एंटीऑक्सीडेंट। इसी तरीके से वैक्यूम पैकिंग करके पैकेट के अंदर की सारी एयर निकाल दें। तीसरा रिप्लेसमेंट ऑफ एयर बाय नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को एयर के प्लेस पे यूज़ करें। चौथा रेफ्रिजरेशन ऑफ द फूड स्टफ, फूड का टेम्परेचर डाउन करके। तो 4 तरीके से हम रेंसिडिटी को रोक सकते हैं। यहाँ पे हमारा वीडियो एंड होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।